मित्रों नमस्कार। आज का जो वीडियो है वह है लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति और उसका भारतीय संस्कृति पर प्रभाव। जब अंग्रेज भारत आए और स्पेशली लॉर्ड मैकाले ने देखा, पूरे भारत में घूमा, भारत की जो शिक्षा थी वो बहुत अद्भुत थी। हर मंदिर में गांव के गुरुकुल था और उस गुरुकुल में लगातार पढ़ाई होती थी। और सबसे अच्छी बात क्या थी? शिक्षा बिकाऊ नहीं थी। शिक्षा बिकाऊ नहीं थी। शिक्षा के लिए जो गुरुकुल की व्यवस्थाएं हुआ करती थी, उसी गांव से, उसी क्षेत्र से लोग धन इकट्ठा करते थे, अनाज इकट्ठा करते थे और उस अनाज से उसको शिक्षा की जो खर्चा आता था, जो बच्चों का खान पान चलता था, वो निकलता था। सबसे और अच्छी बात यह थी, सभी जाति के लोग उस गुरुकुल में पढ़ते थे। जब सब जाति के लोग साथ साथ रहते थे तो कैसा प्रेम का भाव रहता होगा, आपस में कैसी दोस्ती रहती होगी, कैसे संबंध रहते होंगे। कोई गरीबी अमीरी का भाव ही नहीं था। ऐसा बहुत पुरातत्व काल में हमने देखा है, जो हमारे इतिहास कहता है। कहाँ सुदामा जी थे, कहाँ भगवान कृष्ण थे, कहाँ राजा था, कहाँ बिल्कुल गरीब था। अभी हम बात कर रहे थे कि लॉर्ड मैकाले की जो पद्धति थी उसके विषय में, जो गुरुकुल थे। हम देखते हैं पुराने, जो हम इतिहास पढ़ते हैं, हम अपने धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं कि भगवान कृष्ण और सुदामा एक ही गुरुकुल में पढ़े। कहाँ एक गरीब ब्राह्मण था जहाँ ठीक से खाने की व्यवस्थाएं भी नहीं थी, और कहाँ एक राजा का पुत्र था। तो आप समझ सकते हैं, ऊंच नीच, गरीब, ऊंचाई नहीं थी। यदुवंशी थे भगवान कृष्ण, जाति का भी भेद नहीं था। आज की डेट में यदि बात करें, ब्राह्मण और यादव साथ साथ पढ़ रहे थे, सभी जाति के लोग पढ़ते थे। सच यही, उन बच्चों को सिखाया जाता था भिक्षा मांगना। भिक्षा मांगने का मतलब किसी को कमज़ोर बनाना नहीं हुआ करता, अहंकार को तोड़ना था, कि बच्चों में अहंकार का भाव बिल्कुल भी ना आए और आपस में एक साथ मिलजुल के रहना, एक साथ खाना बांट के खाना, ये भाव आता था। इसी तरीके से रामायण में भी लिखा हुआ है कि भगवान राम और निषाद राज भी एक ही गुरुकुल में शिक्षा लिए थे। तो निषाद राज तो जंगलों में रहते थे। आज की डेट की यदि देखा जाए तो उनको लोग शेड्यूल कास्ट भी कहते हैं कुछ जगह, नहीं तो जंगल के रहने वाले थे, शेड्यूल ट्राइब भी कह सकते हैं। वो लोग भी राजा दशरथ, जो कि इंद्र के समान राज के मालिक थे, उसके पुत्र और एक निषाद राज साथ साथ एक जगह पढ़ाई करते हैं। ऐसा हमारा इतिहास कहता है। अब मैकाले जब आया तो उसने कहा कि ये तो बहुत ही व्यवस्था अच्छी है, ये सब लोग पढ़ जाएंगे, लिख जाएंगे, तो हमारे शासन के अधीन कैसे रहेंगे? क्योंकि जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, बाबा साहब ने भी कहा कि जो शिक्षा होती है वो शेरनी का दूध है। जो लोग शिक्षा ले लेते हैं, शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, वो अपनी बात को रख पाते हैं और वो घुर्राने लगते हैं, उनको शक्ति आ जाती है। तो ये मैकाले ने बहुत पहले ही समझ लिया। उसने कहा कि यदि भारत पे शासन करना है तो इनकी शिक्षा पद्धति को तोड़ना पड़ेगा, और वही उन्होंने किया। उन्होंने कहा बिना पैसे के कोई नहीं पढ़ेगा, सबको पैसा देना पड़ेगा। जो पैसे दे सकते हैं, जो शिक्षा को खरीद सकते हैं, वही पढ़ेंगे। जो शिक्षा को खरीद सकते हैं, तो क्या हुआ, वहाँ से शुरू हुई गरीबी, अमीरी, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, इस सब का झगड़ा। ये बहुत बदमाश लोग थे। इन्होंने क्या किया, जो पढ़े लिखे उस समय के लोग थे उनको लालच दिया। मनुष्य ही तो है, लालच में फंसते चले गए। तो जो लोग उस समय के राजा थे, क्षत्रिय थे, ब्राह्मण थे, जो पठन पाठन का कार्य करते थे, उनको कहा कि तुम जमींदार बना दो। अब जमींदार बना दीजिए, उनको राजा का भाव दे दीजिए। तो उसको भाव को समाहित करना और बनाए रखना इतना आसान नहीं होता है, और कर वसूलने का काम दे दिया। तो जन साधारण क्या हुआ, उन जमींदारों के प्रति नाखुश होने लग गया, क्योंकि कर वो वसूलते थे। लेकिन सच बात ये थी, कर किसके पास जाता था? उनका तो केवल जीवन यापन होता था। अंग्रेज उस कर को, पैसे को लेते थे और इंग्लैंड पहुंचाते थे। कर कौन वसूला था? अंग्रेज। नाराज समाज से किसकी हुई? उन जमींदारों से, चाहे वो ब्राह्मण थे, ठाकुर थे, पटेल थे, जो उस समय के समृद्ध लोग थे, जहाँ जहाँ जैसे जैसे लोग थे।
कई जगह जाट भी थे, कई जगह बहुत सारे मुस्लिम्स भी थे, लेकिन जहाँ जहाँ समृद्ध थे जो लोग कि लोग समाज बात मानते थे, धीमे धीमे प्यार से उन्होंने टैक्स वसूलना शुरू किया, बाद में उनको उत्पीड़न करना शुरू किया और समाज में एक विकृति आ गई, समाज को बांट दिया। और ये उनका थंब रूल था अंग्रेज़ों का, डिवाइड एंड रूल। वो जानते थे कि समाज को किस तरीके से विघटित किया जा सकता है। शिक्षा से दूर ले गए। जब शिक्षा ही नहीं रही तो भारत धीमे धीमे गरीब होने लगी, भारत की अर्थव्यवस्था खराब होने लगी। जहाँ जहाँ शिक्षा रहती है वहाँ की अर्थव्यवस्था निश्चित ही अच्छी होती है, हम सब लोग जानते हैं। और फिर कम्युनिस्ट प्रभाव बहुत ही मज़ेदार होता है, आप जानते हैं। जिस औरंगजेब ने अपने पिता को बंदी बनाया, अपने भाइयों को जान से मार दिया, उस अंग्रेज या कम्युनिस्ट उसके बारे में क्या लिखते हैं कि मंदिरों के लिए औरंगजेब ने दान दिया। जिसने अपने भाइयों की हत्या कर दी शासन पाने के लिए, बहुत सारे हजारों मंदिरों का जिसने तोड़ दिया हो, उसके लिए क्या लिखते हैं, धर्मनिष्ठा हो। कितनी सुंदर बात लिखते हैं वो कम्युनिस्ट जब विवरण करते हैं औरंगजेब का, तो कैसे करते हैं कि औरंगजेब बहुत क्रूर शासक था, अपने भाइयों को मारा, अपने पिता को बंधक बनाया, लेकिन बहुत अच्छा शासक था, बहुत ईमानदार था। अपना जीवन यापन करने के लिए वो टोपियाँ बना के बेचता था, उससे खर्चा चलाता था, बाकी का शासन जो पैसा होता था वो राजकाज में लगा। अब जब पढ़ते पढ़ते नैरेटिव में आदमी जाता है तो सोचता है कि कितना धर्मनिष्ठ था, लेकिन क्या भाई को मार देना, क्या पिता को बंधक बना देना, क्या धर्मनिष्ठता है ये समझना चाहिए। ये कम्युनिस्ट लोगों का प्रेजेंटेशन का तरीका होता है। ये इन सब लोगों ने मिलकर भारत की संस्कृति को बहुत बुरी तरीके से विघटित किया, बहुत खराब किया। आज दोबारा से भारत जाग गया है, मोदी जी और योगी जी का समय आ गया है। लोग अपने संस्कारों को जानने लगे हैं, संस्कारों के साथ जीने लगे हैं। शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा सबके लिए मुफ्त हो गई है, महिलाओं के लिए शिक्षा मुफ्त हो गई है। शिक्षा कभी बेचने की चीज़ नहीं होती है। जब जब शिक्षा बेची जाती है तब उस समाज का निश्चित ही विघटन हो जाता है और समाज गर्त की तरफ जाने लगता है। धन्यवाद कहना चाहूँगा मोदी जी, योगी जी सरकार को, जिन्होंने शिक्षा सबके लिए सहज उपलब्ध करा दी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम करता हूँ, वंदन।